नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कांता भारती की लिखी हुई उपन्यास रेत की मछली। क्या उस बंधे पानी में कोई नीलकमल उगता होगा? अगर उगता होगा तो शायद सिर्फ एक रात के लिए और सुबह फिर मुरझाकर मर जाने के लिए। भाभी जवान थी लेकिन बंधी हुई। मर्यादाओं की दीवारें इतनी ऊंची थी कि उनके इस पर झांकना भी मुश्किल था। मुमकिन है थका और पराजित रमण उस कुंठित युवती का अंकसाई भी हो। पड़ोस में तरह तरह की बातें थी। शायद दबी जवान में ताने भी सुनाई दे जाते थे। लोग यह भी कहते थे कि उसकी भाभी रमण की शादी इसीलिए नहीं होने देना चाहती कि उसकी अपनी हसरत पूरी नहीं होगी। उदासी, खिन्नता, अपमान, पराजय से शायद रमण किसी प्रेत की तरह ठंडा भी पड़ गया था। रात के अंधेरे सन्नाटे में सहसा वह चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था। जो भी चीजें हाथ में आती थी उठाता, फेंकता और तोड़ता था और भाभी को गालियां देता। भाभी के रोने की मनहूस आवाज बालकनी से तैर कर अंदर आती तो इनकी बाहों में भी एक बेबस कंपन दौड़ जाता। मैं भी सिहर उठती। सर्दी की खामोश सहमी अंधियारी रात में घरों की खिड़कियां खुल जाती और गर्म कपड़े लपेटकर लोग बाहर झांकने लगते। रमण चीखने लगता और चीखते चीखते उसकी आवाज भर्रा जाती और जैसे क्रोध से फटता हुआ कहता जाता, यह शोभन, इस शोभन को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छुरा मार दूंगा। कभी कभी उसके स्वर में लाचारी होती थी। वह रोता था और इस बात की कसम खाता था कि वह पढ़ेगा, बड़ा अफसर बनेगा और शोभन की तरह किसी सुंदर लड़की से शादी करके घर बसाएगा। कुछ दिनों बाद एक दिन शोभन ने बताया कि रमन ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया है, लेकिन यह सत्य बहुत सुखद साबित नहीं हुआ। एक दिन मैंने देखा यूनिवर्सिटी जाते वक्त मेरे पीछे पीछे वह चला आ रहा है। मैं अस्थिर हो उठी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया। अगले दिन फिर उसी तरह रिक्शे का पीछा करता हुआ रमण दिखा। मुझे खीज हुई और फिर वह क्रम लगातार चलता रहा। कभी कभी ऐसा लगता कि वह साइकिल पर पीछे पीछे आते वक्त कुछ बुदबुदाता है और कभी कभी गुस्से से तमतमा भी उठता है। उसका आतंक जब सीमा से बाहर हो गया तो एक दिन मैंने चुपचाप अपनी सास से सब कुछ बता दिया। शोभन से भी कहा। हल्की सी चिंता इनके चेहरे पर उभर कर डूब गई। फिर वे बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारा मन पवित्र है तो रमण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो। ध्यान में ना देती, लेकिन परिस्थिति उतनी सहज नहीं थी। घर लौटने के बाद रात को रमण का वह पागलपन हर दिन बढ़ता जाता था। कभी कभी विधवा भाभी की छोटी सी बच्ची तक को पीटता था। उस मासूम बच्ची के चित्कार से और भाभी के रुदन से वातावरण कांप जाता और हम दोनों की नींद गायब हो जाती। अगले रोज यूनिवर्सिटी जाते वक्त मेरे मन का आतंक अनचाहे ही और अधिक गहरा हो जाता। कभी कभी लगता कि यूनिवर्सिटी ना जाऊं तो अच्छा है, कोई नौकरी तो करनी नहीं। मन को समझाने की कोशिश करती। रमण का साहस या तो बढ़ता जाता था या फिर उस पर पागलपन हावी होता जा रहा था। उसकी आंखों में भयानकता झलकती थी। क्लास खत्म होने के बाद अंदर घुरता रहता और मेरे बाहर निकलने का इंतजार करता रहता। मेरे बाहर आते ही वह
पीछा करना शुरू कर देता। फिर एक दिन मैंने देखा उसने अपने साइकिल के कैरियर पर एक बड़ा सा पत्थर रख छोड़ा है। वह पत्थर बराबर वहाँ दिखाई देता और लगता कि वह किसी अज्ञात से बदला लेना चाहता है। उस दिन यूनिवर्सिटी पहुँचने से थोड़ा पहले ही अचानक रिक्शे की चेन उतर गई। रिक्शा वाला उतरकर चेन चढ़ाने लगा। तभी मेरी नज़र पड़ी रमन पर। मैं सन्नाटे में आ गई। साइकिल छोड़कर उसने कैरियर पर रखा पत्थर उठा लिया था। शायद मुझ पर फेंकने जा रहा था। आज शायद अनहोनी घट जाएगी। डर से मेरी आंखें बंद हो गई। भयंकर आतंक के कुछ क्षण कैसे बीते मुझे पता नहीं। जब मैंने आंखें खोली तो पाया कि रमन ज्यों का त्यों पत्थर उठाए जड़ हुआ खड़ा है। मैंने कांपते स्वर में शायद उससे कहा था कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। रमन रोष से कांपता हुआ गालियां बकता रहा और फिर पत्थर एक और फेंक कर चला गया। तनाव के वो एक क्षण बीत गए। उसके बजाय अब क्षोभ उभर आया। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही रिक्शे से उतरकर मैं सीधे प्रॉक्टर के कमरे गई। घबराहट में कांपती आवाज में किसी तरह मैंने रमन की घटना बता दी। प्रॉक्टर ने संजीदगी से सुना और मुझे निडर होकर जाने को कहा। मन फिर भी भय से कांप जाता। समझ में नहीं आ रहा था कि रमन की इस दुश्मनी की वजह क्या है। क्लास में मैं कैसे बैठी मुझे पता नहीं। शायद शरीर ही क्लास में था, मन नहीं। क्लास खत्म हो जाने के बाद भी आतंकित मन के लिए मैं स्टाफ रूम के सामने जाकर खड़ी हो गई। बहुत साहस करके किसी तरह मैंने चीख उठाकर अंदर देखा। शोभन शर्मा जी के साथ किसी बहस में व्यस्त थी। शर्मा जी ने ही पहले मुझे देखा, आग्रह से अंदर बुलाया। बहुत चाहकर भी मैं अपनी घबराहट छिपा नहीं पा रही थी। शर्मा जी भी इस बात को समझ गए, पूछा भी, लेकिन मैं बात टल गई। शोभन मुझे देखकर शायद अचकचा गए। फिर संकोच छोड़कर पूछा, क्यों कुंतल, बात क्या है? चाहा कि बात कह दूं, लेकिन रुक गई। सिर्फ इतना कहा कि कुछ ज़रूरी काम था, इसीलिए सोचा कि आपके साथ ही घर चलूं। परिस्थिति के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। बोले, अभी तुरंत जाना तो मुश्किल होगा, मुझे अभी क्लास लेनी है। मन में फिर उभरा कि जो कुछ घटा है वह कह दूं, क्योंकि उसके बिना ये परिस्थिति की गंभीरता समझेंगे नहीं। लेकिन संकोच ने फिर मुझे बांध लिया। लेकिन फिर उपाय क्या है? अकेले वापस जाना होगा। मन भय से कांप उठता। शोभन के पास आकर भी समाधान मिला नहीं। इनका सहज भाव से यह कहना कि तुम घर जाओ, मैं क्लास लेने के बाद जाऊंगा, मुझे कचोट गया। लगा मुझे तूफान में अकेले छोड़ दिया। पैर के अंगूठे की ओर दृष्टि गड़ाए मैंने लंबी सांस ली और बहुत बेसहारा महसूस करते हुए बाहर आ गई। मन खिंच से भर उठा। शोभन समझते क्यों नहीं? अगर कुछ विशेष कहना ना होता तो मैं आती क्यों, और वहाँ उन सब के सामने कहती भी क्या? रिक्शे पर बैठकर घर लौटी तो रास्ते भर भय से चौकन्ने होकर आगे पीछे देखती रही, दूर दूर तक कि कहीं वह पागल प्रेत दिखाई ना दे जाए। मन ही मन बार बार अपने इष्ट का ध्यान भी करती रही थी। घर पहुंची तो जैसे सांस लौटी। सबसे पहले जैसे तैसे सारा कांड माँ को सुना गई। उन्होंने प्यार किया और फिर सहलाती हुई बोली, ईश्वर रक्षा करेगा, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है
उसने तुम पर पत्थर फेंक नहीं दिया, नहीं तो मैं अपनी बहू कहाँ से लाती। थोड़ा खाकर स्वस्थ हो लो, शोभन आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा मन घटनाओं से उलझकर खिन्न हो गया था। जवान का स्वाद जैसे बिगड़ गया था। खाने का जी नहीं था, फिर भी किसी तरह नाश्ता किया। तभी दरवाजे पर आवाज़ हुई। जाने क्यों मैं सहसा घबरा गई। माँ ने मेरे आतंक को समझ लिया। उठते हुए बोली, तुम बैठो, अब से मैं ही दरवाज़ा खोला बंद किया करूँगी। दरवाज़ा खुलने की आहट हुई और शोभन की आवाज़ें आई। माँ तुम, कुंतल नहीं आई क्या? कहते हुए वे अंदर आ गए। उनकी उत्सुकता और चिंता उनके चेहरे पर उभरी हुई मैंने देखी। मैं आश्वस्त हुई। मुझे देखते ही वे निकट आए और फिर माँ के संकोच से अलग हट गए। हाथ मुँह धोया और तुरंत अपने कमरे में चले गए। नाश्ता लेकर जब मैं पहुंची तो लगा आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। हाथ से नाश्ते का सामान लेकर जल्दी से एक तरफ रखा और बाहें पकड़कर खींचते हुए बोले, क्या बात थी, आज स्टाफ रूम में कैसे आ गई? चेहरे में झांकते हुए किसी सीमा तक मुग्ध आंखों से देखते हुए उन्होंने कहा, विभाग में लोग तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे, बल्कि मैंने जब तुम्हें अकेले भेज दिया तो शर्मा जी बरस ही पड़े। उन्होंने कहा कि वह तो संकोच कर रही होगी, पता नहीं कौन सा काम था, तुम्हें सुनना तो चाहिए था। वैसे सच बताऊं कुंतो, तुम्हारा स्वर सुनने के लिए ही तो जीता हूँ। बाद में तो मुझे भी लगा कि भूल हुई। तुम्हारे जाने के बाद तो जी भी उखड़ गया था। पता नहीं क्यों कुछ आशंकाएं भी मन में तैरने लगी। मेरे कंधों को खींचकर जैसे उन्होंने आशंका का शमन कर लिया। फिर कान के पास होठ लगाकर धीरे से बोली, कहीं चलना था? उन क्षणों की मधुरता को सहसा तोड़ने का साहस मुझे भी नहीं हुआ। पहली बार मैं बात टाल गई। बोली, कुछ भी तो नहीं है, आप पहले नाश्ता कीजिए। मन के गहरे में छुपी हुई बात उनसे पढ़ ही ना जाए, ऐसा भी संभव नहीं था। यह मुझे भी मालूम था। मैं यह भी जानती थी कि जब तक अंदर की बात उन्हें बताऊंगी नहीं, तब तक वे बात को टलने नहीं देंगे। इसलिए तुरंत ही मैं शर्मा जी के बारे में पूछने लग गई। इतना अंतराल अवश्य हो सका कि वे चाय पी लें, लेकिन फिर तुरंत ही वे प्रसंग पर लौट आए। मैं बर्तन लेकर उठने को ही थी कि उन्होंने फिर हाथ थाम लिया। तन्मय होकर बोले, छोड़ो ना ये सब कुंतो, पहले बात बताओ ना, क्या है? सच तो यह है कि अब वह बात बताने का वैसा साहस और मैं बटोर नहीं पा रही थी। रमन की वह घटना इनके भावुक हृदय पर कितना गहरा आघात पहुंचा सकती है, इसका अनुमान मुझे था। किंतु वे अब इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि मैंने उनसे कुछ छुपाया है और उसे छुपा ही रहने देना चाहती हूँ। इसी क्षणों में दूसरे को विवश करना उन्हें आता था। बस अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। एक क्षण के लिए लगा कि कहीं उस दबाव से ही बात बाहर न आ जाए, लेकिन संतुष्ट हुई कि एक चुंबन ने होठों को बंद कर दिया। लेकिन कितनी देर? अंदर की बात चुंबन की मधुरता के चुंबकीय आकर्षण के साथ साथ होठों तक आ गई। बात कहते कहते मन भारी हो आया, आंखें भीग गई। रमन की उस हरकत के एक एक पहलू के बारे में विस्तार से उन्होंने सुना और गंभीर हो गए। मेरे कंधों पर से उनकी बाहों का कसाब ढीला हुआ और वह धीरे से उठकर खड़े हो गए। कुछ देर सोचते रहे
और फिर जैसे उलझे और खोए हुए से कमरे में टहलने लगे, इधर से उधर, उधर से इधर। वे उसी तरह टहलते रहे और मैं उद्वेग से घुटती रही। गहरा मौन और अंतर को सालने लगा। बेचैन होकर मैंने कहा, आप अचानक चुप क्यों हो गए? मुझे घबराहट हो रही है। मेरे स्वर में कार्ता भर आई थी। मैंने व्यग्रता के साथ पूछा, बता दीजिए ना, मैंने कुछ गलत किया? उनका टहलना रुक गया। बहुत गंभीर स्वर में बोले, इसे कोई बात नहीं। चिंता ये है कि प्रॉक्टर ने उसे पुलिस में दे दिया होगा। मुकदमा चलेगा। जब तक फैसला नहीं होता वह बंद रहेगा। सारी यूनिवर्सिटी में चर्चा होगी। लोगों को क्या छोटी सी बात भी स्कैंडल बनते देर नहीं लगती। मैं सन्नाटे में आ गई। गला भर आया। इससे तो अच्छा होता कि वह पत्थर मार देता और मैं मर जाती। मैं सुबकने लगी। वे फिर उसी तरह गंभीर टहलते रहे। संभवतः वे इतने गंभीर थे कि मेरे रोने की तरफ उनका ध्यान भी नहीं गया। तभी जैसे एक विस्फोट हुआ। बाहर वही मनहूस शोर उभरा। रमन को भाभी जोर जोर से रो रही थी और शोभन को बुरा भला कहती जा रही थी। यंत्रवत मेरी हथेलियां ने आँखों और गालों से आंसू पोंछ ली। व्यस्त होकर मैं उठी और भरसक रमन की भाभी की ओर से ध्यान मोड़ने के लिए अनावश्यक रूप से बिस्तर उलटने पलटने लगी। ये और अधिक गंभीर हो उठे थे। रमन की भाभी की एक एक बात उसके रुदन के साथ वातावरण में गूंज रही थी। आसपास शायद लोग भीड़ लगाकर सुनने भी लगे होंगे। रो रो कर कही जा रही थी, अब शोभन का कलेजा ठंडा हो गया होगा। मैं बेवा हो गई तो लोग जो चाहे जुल्म ढाए। रमन के सिवा कौन है मेरा? क्या बिगाड़ा था रमन ने शोभन का? उसके खून के प्यासे हो गए हैं सब लोग। मुझे होश नहीं कि मैंने उसके बाद क्या क्या सुना। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे एक ही बात किसी मशीन से दोहराई जा रही हो। कर्कश रोदन की आवाज़ मन को कुछ ऐसे कुरेदती थी जैसे बहुत सी सुइयां कोई चुभ रहा हो। कोई बार चाहा कि शोभन की ओर देखूं, लेकिन साहस नहीं हुआ। शोभन शायद मुझसे ज़्यादा पीड़ित थी। बहुत रात गए ही वह सारा कांड शांत हो गया, लेकिन उस शांति के बाद भी वातावरण सहज नहीं हुआ। वातावरण का भारीपन ज्यों का त्यों बना रहा, बल्कि मनहूसियत कुछ बढ़ ही गई। बालकनी में आकर उस मनहूस मकान की तरफ देखने की भी इच्छा नहीं हुई। माँ से मालूम हुआ कि उस घर में चूल्हा नहीं जला। चूल्हा मेरे यहाँ भी जल नहीं सका। माँ एक बार ऊपर आई और फिर जैसे अपने आप में खोई नीचे वापस लौट गई। शोभन पत्थर की तरह जड़ थी और मैं आशंकाओं में डूबी हुई। लगता था मोहल्ले में कोई मर गया है। शायद वातावरण की सहजता मर गई थी। रात बहुत बीत चुकी थी। अंधेरे आकाश की पीठिका पर बालकनी के खुले हिस्से से देखती गुच्छे गुच्छे फूली छितरती हुई जूही और चमेली की काली लतरों से टकराकर सरकती हुई हवा अंदर आई तो मन आशंकित हो उठा। बल्कि आशंका सही शब्द नहीं है, उद्वेग कहा जा सकता है उसे। उद्वेग और आतंक का मिला जुला रूप। बहुत साहस करके मैं शोभन के निकट आई। वे हिले नहीं, बोले भी नहीं। हल्की रोशनी में चमकती सामने की नीली दीवार के उस पार देखते रहे। मैंने बहुत धीरे से कहा, शोभन, अब क्या होगा? यह मनहूसियत कैसे टूटेगी? मेरा जी घुट रहा है। नीचे बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन मुझे पता था कि माँ जाग रही होंगी।
वे सुख से सहज होकर सो सके ऐसी परिस्थिति नहीं थी। और इस सब में एकमात्र दोषी थी मैं, केवल मैं। शोभान कुछ नहीं बोले। उनकी पीड़ा भी मैं महसूस कर रही थी। तभी कमरे के द्वार पर आहट हुई। मैं चौंकी और शोभन से थोड़ा अलग हट गई। माँ थी वहाँ। शोभन ने करवट जरूर बदली, लेकिन बोले कुछ नहीं। माँ भी चुपचाप बैठ गई। माँ की कातर उदासी और बेचैनी देखकर मैं और अधिक आविष्ट हो गई। थोड़ी देर तक मौन घुटता रहा। फिर वे लंबी सांस लेकर बोली, मेरा जी घबरा रहा है शोभन, कोई रास्ता है? तुम कुछ उपाय सोचो ना बेटा। अब लगा कि शोभन इतने लंबे मौन के अंतराल में एक जगह अपने मन को ही बांधने में व्यस्त थे। माँ की बात सुनकर छत की ओर देखते हुए बोले, अब यह जगह हमारे रहने लायक नहीं रह गई। सोचता हूँ हम सब कहीं और चल कर रहें। यहाँ से दूर हो लेंगे तो संकट अपने आप शांत हो जाएगा। दूर रहने से बहुत कुछ टल जाता है। वे बोलते रहे और मैं सुनती रही। तभी मेरी आंखें माँ की ओर उन्नी और मैं कांप गई। उनके शांत, सरल, गंभीर चेहरे से ढुलक कर आंसू उनकी गोद में टपक रहे थे। 2 बरस में पहली बार उस निष्ठावान और संकल्पशील मुख पर मैंने आंसू देखे थे। मेरा खून जम गया। लगा गले में कुछ घुट रहा है। शोभन भी कुछ ना बोल सके। थोड़ी देर बाद माँ के भरे गले से आवाज आई, यह घर तो मेरा सुहाग है शोभन। उनके बाद अब यह उनकी निशानी है। उनकी इस एकमात्र निशानी से तो मैं मरकर ही छूट सकती हूँ। अंतिम दिन भी अगर मैं यहाँ ना रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हारे पिता को दोबारा मुझसे किसी ने छीन लिया। झगड़े कहाँ नहीं होते शोभन। जहाँ इतना जीवन बीता उसे अब छोड़कर कहाँ जाएंगे हम। शोभन का चेहरा उतर गया। नीले कमरे का नीला सन्नाटा और गहरा हो गया। माँ के जाने के बाद भी अवसाद हल्का नहीं हुआ। कोई कुछ नहीं बोला। ऐसे लगा जिसे लगातार झुकी आंखें में कड़वाहट भर रही हो। चुपचाप उठी, बिस्तर ठीक किया, पर किसी तरह भी कहने का साहस ना हुआ कि ये सो जाएं। बाहर रात काफ़ी उतर आई थी। लोग शायद अपने घरों को चले गए थे। उस मनहूस मकान से रोने की आवाज़ भी अब बंद हो गई। बालकनी के बाहर में कुछ विशेष देख रही थी ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखने पर दिखता भी कुछ नहीं। वहाँ कुछ देखने लायक होता तो भी मन ऐसा ना था कि कुछ देख पाती। अंधेरा, सन्नाटा, अवसाद और आत्मपीड़न के उन क्षणों में मैं कब तक वहाँ खड़ी रही नहीं कह सकती। वहाँ से हटी तो देखा वे उसी तरह अस्त व्यस्त पलंग पर मूर्छित से पड़े थे। सो गए थे या सिर्फ अवसन्न थे, यह उनकी बंद आँखें और सांसों के साथ उड़ते गिरते सीने को देखकर नहीं कहा जा सकता था। बहुत धीरे से बिना कोई आहट के पलंग के एक किनारे थोड़ी देर बैठी रहकर मैं भी लेट गई। अवसाद मेरी सिराओं में एक तनाव की तरह दोबारा छा गया। चाहा कि उनकी ओर घूम जाऊं, लेकिन घूम ना सकी। एक क्षण के लिए इस बात की भी प्रतीक्षा की कि उनकी बाहें मेरी ओर बढ़ेगी और अनायास मैं उनमें समा जाऊंगी। लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ। कुछ भी तो नहीं हुआ। हमेशा की तरह माथे का चुम्बन भी नहीं लिया गया। गर्म उंगलियों से छेड़ा भी नहीं गया। अवसाद में डूबी कब सो गई यह भी पता ना लगा। सवेरे जागी तो पता चला कि वे कहीं जा चुके थे। मन दुश्चिंताओं से भर उठा। दोपहर तक बेचैनी बहुत अधिक बढ़ गई। मुंह ना जाने कैसे कैसे श्वास से भर गया। माँ ने नाश्ता और खाना तैयार जरूर किया, लेकिन खाया उनसे भी ना गया।
दोपहर के बाद कहीं वे आए। आंखें झुकी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ और गंभीर। चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गए। माँ ने मुझसे कहा कि मैं शोभन के लिए खाना ले जाऊं। हो सकता है मेरे आशंकित मन का संकोच हो कि एक एक करके खाने की चीज़ें सजाने में काफ़ी समय लग गया। कमरे में जाने के लिए साहस जुटाना पड़ा। वे ज्यों के त्यों लेटे रहे। हिम्मत ना हुई कि इनके माथे पर हाथ रख कर देखूं तबीयत तो ठीक है। बहुत धीरे से बोली, उठिए, हाथ मुंह धोकर खाना खाकर आराम कीजिए। जाने उनके जी में क्या आया कि वे चुपचाप उठे, हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गए। मुझे भी खाने को अपने साथ बिठा लिया। अनमने मन से थोड़ा सा खाया। खाते समय चाहकर भी मुझसे कुछ बोला ना गया। खाते समय आज तो उनके हाथ में कोई किताब भी नहीं थी। किताब होती तो शायद मन कुछ बदलता।